बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले हम आपको ये मनाजिर दिखाते हैं। ये मनाजिर पट्टन से हैं, चाड़ूरा से हैं, श्रीनगर से हैं, बारामूला से हैं और वादी कश्मीर के अलग अलग ज़िलों से हैं। और ये मनाजिर देखकर आपको खुद अंदाज़ा होगा, और शायद आप घर बैठे अगर आप ये मनाजिर देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि शायद वेस्ट बंगाल के चुनाव चल रहे हैं। आपको लगेगा कि शायद असम और कर्नाटका के चुनाव है, और यही वजह है कि पोलिंग बूथ के बाहर ये लंबी लंबी कतारों में लोग नजर आ रहे हैं। बल्कि ये इलेक्शन नहीं है, बल्कि कश्मीर के अंदर जब लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान ही ये जम्मू कश्मीर बैंक या बाकी जितने भी बैंक्स हैं उनके बाहर लोगों की कतारें हैं। और एक तरफ कोविड एसओपीज, प्रोटोकॉल और बुलंद बांग दावे, सिक्योरिटी और न जाने क्या क्या, और कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है सरकार की जानिब से कि माहौल या हालात पर काबू पाने के लिए, कोविड के खिलाफ जंग लड़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है। लेकिन ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के नाक तले ही हो रहा है। हर जगह पर इसी तरह की लोगों की कतारें नजर आ रही हैं, और कई एक जगह पर यानी कि बेशतर मकामात पर एसओपीज का कोई ख्याल ही नहीं रखा गया है। बेशतर लोग जो है वो मास्क के बगैर भी हैं। सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी जो बार बार कहा जाता है, मोबाइल ट्यून से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक हर कोई 2 गज की दूरी बनाए रखने कर लोगों से बार बार कहते हैं। लेकिन जब हम बैंकों के बाहर की यह हालत देखते हैं तो साफ पता चलता है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और शायद आज की डेट में अगर जो स्पाइक बढ़ सकता है, अगर कोविड-19 के केसेस कल के मुकाबले में ज्यादा आ गए या परसों ज्यादा आ गए, तो उसका मतलब यह है कि आज ये बैंक ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। बैंक ही नहीं बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये फॉल्ट है, क्योंकि उन्हें ये जिम्मेदारियां दी गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानब से जो कंसर्न एसपीज हैं, एसएचओज हैं, उन पर भरोसा जताया गया था, या उसके साथ साथ एसडीएम, डीएम और बाकी जितने भी जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं या ऐसी सूरत हाल को देखते हैं, उन पर यह जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें भरोसा किया गया था। लेकिन ये विजुअल्स देखकर शायद वो भी आज परेशान हो जाएंगे। सईद रूफ फारूकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कई एक इलाकों का इन्होंने भी नजारा देखा। बडगाम हो, चाड़ूरा हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, गर्ज हर जगह पर इसी तरह की लाइनें हैं। तो उसके बाद आज तक का जो लॉकडाउन था उससे अब फायदा क्या निकलेगा जब इस तरह की भीड़ बैंकों के बाहर होगी? क्या बैंक पर जाना बहुत जरूरी था? क्या लोगों के पास पैसा नहीं था? क्या इतनी अर्जेंसी थी? और क्या ये भी एसेंशियल में आता है, या कि फिर और भी कुछ एसेंशियल चीजें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है? रूफ, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे आपके जरिए भी, और मुख्तलिफ जो हमारी टीमें हैं अलग अलग जगहों पर गए हैं और उनके जरिए से ये विजुअल्स हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। क्या है ये माजरा? आखिर क्यों आज ही के दिन, ईद से पहले ही, इस तरह की लाइनें जो है हर बैंक के बाहर नजर आ रही है? बिल्कुल हिलाल, अगर हम पहले मैं कल के दिन के हवाले से बात करूं, कल शाम जब रिजल्ट हमारे सामने है, जब मस्बत मामलात का जो शाम को रिपोर्ट आता है, जब हमने कल देखा कि 5000 से कम केसेस है, कहीं ना कहीं लोगों ने एक सांस ली, राहत की सांस ली, खुशी लोगों में पाई गई। जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि अब 5000 से कम केसेस, 3500 3600 केसेस हमने देखे, कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग पे अब ये छाया हुआ है, एक ये जो कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं परेशान है, उनके दिमागों पर यह असर पड़ा है। और आज के विजुअल देखिए, लॉकडाउन तो सरकार ने किया, उस लॉकडाउन के पे आज जम्मू कश्मीर बैंक के बाद जो लाइनें खड़ी थी उसने सारा पानी फेर दिया। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर केसेस बढ़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं एपिक सेंटर जो होगा वो जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर ये जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, इतनी भीड़, ना सोशल डिस्टेंस, ना एसओपीज, ना कुछ। और दूसरा ये कि अगर अब रमजान मुबारक, रूफ कई एक इलाके में आप भी गए हैं, आपने बैंक के बाहर ये भीड़ देखी है, तो क्या आपको लग रहा है कहीं जम्मू कश्मीर का पुलिस कहीं एक्टिव था? कोई तहसीलदार साहब या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो भी हैं, जितने भी हैं, जो मार्केट्स का अक्सर बेशतर विजिट करते थे, और आज ये सूरत हाल देखकर क्या आपको कहीं पर कोई अफसर नजर आया? और अगर आया तो वो क्या कर रहे थे? क्या उनकी जानब से वो अपनी खिदमत अंजाम दी जा रही? बिल्कुल, अफसर तो नजर आए, पुलिस के आला अधिकारी नजर आए, मगर कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहां एक तरफ बैंकों के बाहर भीड़ थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के बड़े अफसरान भी मौजूद थे अपनी गाड़ियों से बाहर। वो कहीं गाड़ियों को रोक रहे, गाड़ियों में जो लोग जा रहे थे उनकी पूछताछ की जा रही थी। ये मनाजिर बडगाम के भी हमने देखे, जैसे ओमपोरा की बात करें, जैसे हम श्रीनगर रोड की बात करें, वहां पर ये मनाजिर हमने
में देखे, मगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। हिलाल 2-3 मामले हैं जो सरकार शायद कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठती है एडमिनिस्ट्रेशन, और ये लूप होल्स की वजह से, इनकी वजह से परेशानी फिर आवाम को उठानी पड़ती है। अगर आपको रमजान मुबारक का आखिरी हफ्ता चल रहा है, तो रमजान मुबारक के आखिरी हफ्ते में हमने ये देखा कि जब यहाँ पे सरकारी हुआ करती थी, अगर कोई हॉलिडे होता था, इवन संडे को भी हमने ये देखा कि बैंक खुले रहते थे। इससे पहले बैंक खुले रहते थे, ईद के पश मंजर उन छुट्टी कैंसिल की जाती है। अब जब रमजान मुबारक का आखिरी हफ्ता चल रहा है, यहां से पेंडेमिक है, 4 दिन बैंकों में छुट्टी रही है, जिसकी वजह से आज ये भीड़ जो है ये उमड़ आई है। लोग भी इसके जिम्मेदार है, लोग भी रिस्पॉन्सिबल है कि इस तरह बैंकों के पास नहीं जाना चाहिए, इस तरह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए थे। मगर जो बैंक के अधिकारी है, जो फैसले वहां पे लेते हैं, क्या उनको ये समझ नहीं थी कि जब 4 दिन के बाद बैंक खुलेंगे तो ये मनाजिर जरूर बैंकों के बाद देखने को मिलेंगे। तो छुट्टियां जो थी 4 दिन की, उनको कैंसिल किया जाता, या शेड्यूल उनको चेंज किया जाता, शायद ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिल रही। खदशा ऐसा लग रहा है हिलाल कि कहीं ना कहीं। रूप, बहुत शुक्रिया रूप, हमारे साथ पूरी जानकारी जो है शेयर करने के लिए। कहीं ना कहीं रूप का ये मानना है कि 4 दिन से छुट्टी थी, और बैंक हुकाम जानते हैं कि 4 दिन का दबाव एक ही दिन पे पड़ सकता है। इसमें फॉल्ट J&K बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से, क्योंकि एक एक्सेस लोगों को दिया गया है और एक ही जगह पर जमा होने का लोगों को मौका फराहम किया गया है। और आने वाले दिनों में अगर यहां कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर केसेस की तादाद में इजाफा हो गया, तो इसमें कोई शक नहीं कि आज जम्मू कश्मीर बैंक उसके साथ साथ सूबाई इंतजामिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जिम्मेदार होगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत, क्योंकि उन्होंने एक एक्सेस दिया लोगों को कि वो बैंकों पर जाए, 4 दिन की छुट्टी और उसके साथ साथ लंबी लंबी कतारें, जैसे वोटिंग के लिए लोग जा रहे हैं, जैसे आज कोई जमहूरी अमर चल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर लोग जम्मू कश्मीर बैंक के साथ साथ दीगर जितने भी बैंक हैं वहाँ पर इस कदर, इस नवीयत की जो लाइनें हैं वो देखी जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है, सरकार से लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, बैंक हुकाम से लेकर आम लोग तक अब इसके मुर्तकिब पाए जा रहे हैं कि वो खुद ही इसके वायलेशन कर रहे हैं। चलिए नाज़रीन, ये था बैंक के बाहर का सूरत हाल, लेकिन बाजारों की क्या सूरत हाल है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कुछ एक इलाकों में रिलैक्सेशन दी गई थी, यानी जो आज लॉकडाउन है उसमें नरमी बरती गई थी। कहा गया कि सुबह 12 बजे तक ये लॉकडाउन में नरमी है, और इसके चलते मुख्तलिफ गाड़ियां जो पुलिस की हैं उन्हें भी शहर श्रीनगर के कई एक इलाकों में रवां दवां उन्हें देखा गया, और वो गाड़ियां बाज़ाब्ता ये ऐलान कर रही थी कि अब डील खत्म हो गई है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि पिछले कुछ दिनों से ये खबरें गश्त कर रही थी कि डील होगी नहीं होगी, और उसमें कोई अफसर ये कहता है कि कोई डील नहीं होगी और कोई अफसर ये ट्वीट करता है कि हाँ डील होगी। यानी सरकार के इन अधिकारियों के दरमियान या जो अफसरान हैं उनके दरमियान कोई तालमेल नहीं है, लोग भी कन्फ्यूजन के शिकार है। और यही वजह है कि शहर के अंदर कुछ दुकानें खुली थी तो कुछ बंद थी, तो इस वजह से जहां बेकरी वाले या बाकी जो दुकानदार है, रेडीमेड गारमेंट्स भी कहीं कहीं पर उन्हें खुला देखा पाया गया है, लेकिन बेशतर दुकानें बंद ही थी। लेकिन इस ऐलान से या इस रिलैक्सेशन से बाजारों के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद के पेश नज़र खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथी इरफान फाजिल आज शहर के कई इलाकों में गए और इन इलाकों में उन्होंने लोगों से पूछा कि ईद भी आ रही है, क्या रोटी खरीदना, बेकरी खरीदना आपकी सेहत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या रेडीमेड गारमेंट्स की खरीदारी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? यही सवाल उन्होंने लोगों से पूछे हैं और लोगों ने जवाब क्या दिया है, आइए आपकी नज़र करते हैं। रिक्वेस्ट की जाती है कि डील खत्म हो चुकी है, मेहरबानी करके अपने अपने घर पर निकल जाइए। अब बाहर बैठने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है, आप निकल जाइए मेहरबानी करके यहाँ से। अब ये जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं बाहर दुकानों के बाहर, इनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि डील खत्म हो चुकी है, मेहरबानी करके निकल जाइए। इस वक्त तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं, 12 बजे तक का टाइम दिया था जिला इंतजाम में नहीं, लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप निकल जाइए अपने अपने घरों की ओर। शुक्रिया। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और इस बीच आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ईद के शॉपिंग को लेकर ना बात करें बल्कि खरीदारी को लेकर बात करें, रोटी खरीदने के लिए यहाँ पर जो है घर से लोग निकले हैं, मगर मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भाईजान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सोशल डिस्टेंसिंग थविन कुछा जरूरी वारिया बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये याद रखना चाहिए कि इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं और इस वबा से बाहर निकल सकते हैं। ये बताइए क्या वनकसन गरस मजन बिहुन छा जरूरी कि शॉपिंग करें? ज़्यादा बेहतर घर में ही रहना है, क्योंकि जिसको ज़्यादा जो मजबूरी हो वो उसी हालत में निकले, वो ही बेहतर है।
लापरवाही देखो ट्रैफिक देखो, ये देखिए ट्रैफिक कितना चल रहा है। बेहतर घर पे ही बैठना है, बेहतर अफजल छ गरीब बिहोन यमिस की मजबूरी है, मजबूरी इनके मजबूरी सुई नहीं रहने पर बेहतर लगता है कि जब इस तरह का जब ईद फेस्टिवल होता था, हालात जब ठीक थे तब बेहतर था, मगर इस वक्त कहर भी काफी ज्यादा है। जान बचानी जरूरी है, रोटी खरीदनी जरूरी है। जान बचानी ही जरूरी है, इनके मजबूरी मज नीरन घर वारन जरूरत घर नीरन के। लॉकडाउन है वैसे, लेकिन इफेक्टिवली नहीं है। मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन है, मतलब लोग आ जा रहे हैं कहीं से, कोई ब्रेड वगैरह वहाँ भी थोड़ी बहुत है, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है, लेकिन लॉकडाउन है। बात करें लाल चौक को लेकर, देखा जाए तो इंटरनली जो पार्शल एरियाज है उसमें बताया गया था कि आप थोड़ा सा घर का सामान खरीद सकते हैं, मगर लाल चौक में भी दुकानें खुली हैं। हाँ, कहीं कहीं मैंने भी देखी कोई दुकान खुली है। स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि लॉकडाउन है और होना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। ईद आगे है हमारी, लेकिन जब जान है तो ईद आएगी। हम इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने घर में बैठना, बाहर से कोई इन्फेक्शन लेकर के घर नहीं जाना, अपने बाल बच्चों को बचाना। रोटी से बेहतर है कि घर में बैठना। रोटी लेके घर जाएंगे पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगा, उससे बेहतर है घर में बैठना। दुकानदारों की पोजीशन कैसी है सर, कैसे वो बेच रहे हैं, क्या उन्होंने खास तौर पर साफ सफाई का ख्याल रखा है? इतना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मतलब या जब दुकान बंद रहता है, जंबलिंग होती है, पब्लिक सोचता है मुझे मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी, वो कहता है उसको मिली मुझे नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इस चीज़ में जंबलिंग हो सकते है, इस चीज़ में मतलब लैक्सिटी हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक नहीं। तो नाज़रीन, आपने देखा शहर श्रीनगर का हाल, लेकिन अब आपको हाल दिखाते हैं बारामूला का, यानी नॉर्थ कश्मीर का। वहाँ पर भी बैंकों के बाहर और उसके साथ साथ जो बाज़ारों में हालत है वो भी नागुफ्तबे है, और ऐसा लग रहा है कि सरकार ने खुली छूट रखी है वायलेशन करने के लिए, और सरकार ही मौका फराहम कर रही है कि जो कोविड-19 के केसेस है उनमें इजाफा हो जाए, क्योंकि कहीं पर कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथी इरशाद भट्ट ने मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की है बारामूला के अंदर। उन्होंने क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। लोगों को जनाब अली, यहाँ के लोगों को ये मालूम नहीं है कि बीमारी जो है ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है, और इस बीमारी से आप देखिए कि बाहर जो रियासत में वहाँ पर क्या हो रहा है, मगर यहाँ ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जो है बहुत इनको जो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए वो स्ट्रिक्ट आज दिखने में नहीं आता है, क्योंकि जितना स्ट्रिक्टनेस होगा तो उतना लोगों के यहाँ पर बचाव होगा। अगर इसी तरह रहा कि फिर तो बारामूला मुझे लगता है ये 1 नंबर पर आ जाएगा, और उस वक्त हमारे पास सेहत अमल का पास कोई इंतज़ाम नहीं है जहाँ लोग अस्पतालों में इसका इलाज करें, क्योंकि हमारे पास जो सेहत का जो मामला है वो बिल्कुल पुअर है। लिहाजा जनाब लोगों को चाहिए कि वो घर में रहें, इससे बेहतर अपना जो है ज़िंदगी जो है वो बचा सकते हैं। अगर आप समझ लो ये काली बाग है, यहाँ पर नृत्य पार्क तार डाली है आगे पे, छोड़ने वाली भी यही है, भगाने वाली भी यही है, तो चेन कैसे टूटेगी? आप अभी पीछे नजर मार लो वहाँ पर, अब बैंक की हालत देख लो पहले क्या है, चेन कैसे टूट सकती है? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल है हर एक हिसाब से। बंदे आते हैं वहाँ से भगाते हैं लोगों को, साइड में बैठ जाते हैं, वापस अपना काम कर देते हैं, तो चेन कैसे टूटेगी? आप ही बताइए, चेन कैसे टूटेगी? ऐसी चेन नहीं टूटती है। या तो आप सीधा एक काम करो, आपने लॉकडाउन कर्फ्यू नाफिज किया है, किसी बंदे को अलो मत करो मार्केट में, चाहे वो क्यों ना कोई भी क्यों, वो मिनिस्टर का बेटा क्यों ना हो, क्योंकि लागू हमारे लिए भी होता है और उनके लिए भी लागू होता है, या हर एक के लिए लागू होता है, ये एक ही के लिए लागू नहीं होता है। सबसे बड़ी गलती इसमें पुलिस की है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना ही है, उनको सख्त स्टेप लेना है। इंतजामिया कहाँ है? इंतजामिया कहाँ है? इंतजामिया इस वक्त खामोश बैठी है, लोगों का पूरा सैलाब आ रहा है यहाँ, इसके साथ ज्यादा कोरोना भी फैल जाएगा, और गवर्नमेंट को पूरा स्टेप लेना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि जरा सा जबरदस्ती स्टेप लीजिए, लोगों को घर से मत बाहर आने दीजिए, तब ये बीमारी कंट्रोल होगी, नब तो ये ऐसा सैलाब आएगा सारे लोग मर जाएंगे। हम नहीं चाहते कि गरीब लोग भी है, फाका किसी भी लोग करते हैं, मगर एक बात है, जब जहान है तो सारा कुछ है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं एनकाउंटर की, जो कि शेखपुरा वाइलो कुकरनाग के अंदर जो हुआ है, और इस एनकाउंटर में
फौज ने 3 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। फौज का मानना है कि इन तीनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा मिलिटेंट तंजीम से था। फौज, फोर्सेस और पुलिस को पहले से ये इतला थी, यानी कल शाम से ही इतला थी कि मज़कूरा इलाके में यानी शेखपुरा वायलू कुकरनाग इलाके में लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों की आवाजाही है, उनकी मौजूदगी है, और फौज ने उन्हीं इतलात की बुनियाद पर, उन्हीं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उस इलाके को मुहसरे में ले लिया। रात भर इलाके में मुहसरा रहा। बिलाकर पुलिस और फौज उस मकाम पर पहुंच गई है, उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर इन मिलिटेंटों की मौजूदगी थी, यानी जिस घर के अंदर ये मिलिटेंट मौजूद थे वो बिल्कुल एक अलहदा इलाका था, अलहदा घर है, जहां पुलिस ने उससे कॉर्डन में लिया। फौज भी थी और उसके साथ साथ सीआरपीएफ के एहलकार भी थे। ज्वाइंटली ये ऑपरेशन चला गया। सुबह लगभग 7:15 बजे यहाँ पर पहला फायर हुआ और फायर का जवाब भी मिला, और माना जा रहा है कि यहाँ पर वार्निंग शॉट्स भी दिए गए हैं और उन्हें सरेंडर करने के लिए भी कहा गया, लेकिन उन्हें सरेंडर करने से साफ इनकार किया। और फिर क्या हुआ कि फिर दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ और गोली के तबादले में तीनों मिलिटेंट जो लोकली हैं यानी कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं वो जाम बहक हो गए हैं। और इन तीनों की शनाख्त भी हुई है। फोर्सेस ने उनके कब्जे से अस्ता बरामद करने का भी दावा किया है, लेकिन जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है वो इलियास अहमद डार जो कि कुकरनाग के रहने वाले थे, उबैद शफी जो कि श्रीनगर के बटमालो इलाके का रहने वाला है, और आकिब लोन जो कि खांडेपुरा कुलगाम के रहने वाले हैं, और तीनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। इधर शहरी श्रीनगर के अंदर बटमालो के अंदर जब वहां के उबैद शफी के मारे जाने की खबर पहुंची है तो पूरे इलाके में कोहराम मचा, और उसके बाद यहाँ पर किसी हद तक स्टोन पेल्टिंग भी चली, शेलिंग भी चली, और हालात किसी हद तक खराब भी हुए। तो इस तरह से इस एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों की तादाद 3 है और उनके कब्जे से फौज ने सामान भी बरामद करने का दावा किया है। चलिए अब बात करते हैं सिविल सेक्रेटेरिएट की, जो कि श्रीनगर में अब शुरू हो चुका है। इससे पहले नवंबर के महीने में ही सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर बंद हुआ था और वो जम्मू चला गया था, और 6 माह तक जम्मू में रहने के बाद जब दरबार मुखी श्रीनगर मुंतकिली थी तो कोविड का स्पाइक काफ़ी हाई हुआ, यानी कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ गए, और कोविड प्रोटोकॉल और सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने यह डिसीजन लिया कि अब आधा सेक्रेटेरिएट जम्मू से काम करेगा और आधा श्रीनगर से काम करेगा। तो इस वजह से आज शहरी श्रीनगर के अंदर सिविल सेक्रेटेरिएट खुल गया, और जो मुलाजमिन की तादाद है या अफसरान की तादाद है वो कम ही रही, क्योंकि आधा स्टाफ जो है वो जम्मू के अंदर है। इस तरह से जो ज़्यादा यहाँ कश्मीर के अंदर स्टाफ है वो ज़्यादातर कश्मीरी हैं, यानी कश्मीर से उनका ताल्लुक है, और वो उन्होंने आज अपनी ड्यूटीज़ जो है वहाँ श्रीनगर सेक्रेटेरिएट में रिज्यूम की हुई हैं। हालांकि यहाँ पर लोगों की कोई भीड़ नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि लॉकडाउन है। तो इस तरह से आज बड़ी खामोशी के साथ ही सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर कश्मीर के लोगों के लिए खुल चुका है। नाज़रीन, महकमा उमूर सार्फिन यूँ तो सार्फिन के लिए, आम लोगों के लिए काम करता आया है, लेकिन अब इस उमूर सार्फिन में काफ़ी घपले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो विजुअल्स और कुछ साउंड बाइट्स हम आपकी नज़र कर रहे हैं। पहले आप ये साउंड बाइट सुनिए और उसके बाद हम इस स्टोरी को और इस कहानी को बड़ी तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप गोगज पथरी जो कि चार शरीफ चाडूरा का इलाका है, यहाँ के लोगों की ये बाइट, साउंड बाइट सुनिए, और उसके बाद हम तफसीलन आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अली जारा क्या मसला क्या दलील क्या वनान अच्छा ना जिंदगी सास रोटने कर अच्छा कस किलो जितने पर 5 किलो अच्छा अच्छा। चले नाज़रीन, आपने सुना काफ़ी बुजुर्ग इंसान है और इनका मानना है कि उनका नाम जो राशन कार्ड है वहाँ से हटा दिया गया है, और जो कंसर्न गार्ड मुंशी है वो उन्हें ये कहता है कि उनका इंतकाल हुआ है। लेकिन कंसर्न गार्ड मुंशी जिसका इंतकाल बता रहे हैं वो खुद गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात कर रहे थे। अली मोहम्मद जहरा इसका नाम है। यूँ तो
इसका नाम जो ऑनलाइन पोर्टल है फूड एंड सप्लाईज का, वहाँ पर अंत्योदया में इसका नाम आया है। यानी 35 किलो चावल इन्हें 105 रुपये में मिलना चाहिए, जो कि सरकार का शेड्यूल है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो इस तरह से अगर इन्हें 105 रुपये में 35 किलो चावल मिलना चाहिए था, तो वो 3 रुपये फी केजी के हिसाब से चावल मिलता है। लेकिन जो हमने आपकी खिदमत में, आपकी नज़र हमने वो साउंड बाइट की है, उसमें कहते हैं कि उसने 50 किलो चावल खरीदा है और वो उन्हें 1000 रुपये में मिला है। उसका मतलब है कि जहां इसके 3 रुपये में फी किलो चावल हासिल करना था, वो इसने 20 रुपये में हासिल किया है। 17 रुपये का फ़र्क है। अंत्योदया कैटेगरी में यानी AAY कैटेगरी में ये है, BPL से भी नीचे। लेकिन ऐसे लोगों के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? अब हमने यही मामला असिस्टेंट डायरेक्टर फूड के साथ उठाया है या कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ उठाया है। उनके नाज नखरे भी बड़े अजीब थे, क्योंकि उनका मानना है, जब हमने उनसे ये पूछा कि मज़कूरा शख्स को आपने चावल नहीं दिया, उनका मानना है कि वो आधार लिंक नहीं थे। लेकिन हम ऑनलाइन पोर्टल पे गए और हमने ये देखा कि वो आधार लिंक्ड है, यानी वो आधार कैटेगरी उनमें आता है और उन्होंने बाज़ाब्ता अपना आधार नंबर दिया है, जो हम आपकी नज़र भी कर रहे हैं इन विजुअल्स के ज़रिए। आप खुद भी देख सकते हैं बाज़ाब्ता अली मोहम्मद जहरा का नाम इस पोर्टल में, जो कि फूड एंड सप्लाईज का पोर्टल है, इस पर ज़ाहिर है और उसके साथ साथ उनकी तादाद नफरी भी ज़ाहिर है। और ख़ास तौर पर 2 चीज़ें दिखाई गई हैं। एक ये कि ये आधार भी है, यानी आधार लिंक्ड है, और उसके साथ साथ ये कैटेगरी जो इसकी है वो अंत्योदया यानी AAY कैटेगरी में आता है। यानी इस शख्स को 35 किलो चावल 105 रुपये में मिलना चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम क्या देखिए कि उन्हें कहा जाता है कि आप मुर्दा है। जब मुर्दा हैं तो फिर उसे 20 रुपये के हिसाब से फी किलो चावल दिया जाता है। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता है कि ये 20 किलो चावल कौन सी कैटेगरी है। यानी 20 रुपये में सरकारी राशन कार्ड पर जो चावल दिया जाता है, ये कौन सा कैटेगरी आता है, ये कौन सी स्कीम है? क्योंकि अभी तक हमने APL के बारे में यही सुना है कि उन्हें 15 से 16 रुपये के दरमियान जो है फ़ी किलो चावल देना है, लेकिन यहाँ 20 रुपये के हिसाब से दिए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी काफ़ी स्कैंडल नज़र आ रहे हैं। न सिर्फ इतना, और 2 बाइट्स हम आपको दिखाएंगे। ये तकरीबन 18 घर इस गोगजा पथरी के इलाके में हैं जिन्हें राशन कार्ड, तो अब मतलब जो पोर्टल है उसमें उनका इंदराज ही नहीं है। जैसे आज तक तो ये राशन ले रहे थे, लेकिन आज उन्हें कहा जा रहा है कि आपका नाम हटाया गया। क्यों हटाया गया? ये आम लोग, ये गरीब लोग, ये पिछड़े इलाके के लोग, दूर दराज इलाके के लोग ये जानने से बिल्कुल कासिर है। उन्हें कहा जा रहा है आज ईद के मौके पर कि आप राशन हासिल नहीं कर सकते हैं। ये बात भी हमने अथॉरिटीज़ के साथ उठाई कि बिलाखिर इन्हें राशन क्यों नहीं दी जाती है। क्योंकि जब हमने ये मामला उठाया, हाईलाइट किया, और उसके बाद महकमा उमूर सार्फिन ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है जो मज़कूरा इलाके ने गोगजा पथरी में गई है, और गोगजा पथरी में उन्होंने वेरीफाई किया है। और वेरिफिकेशन के बाद उनका यही मानना है कि वो आधार लिंक नहीं है। कुछ लोग तो आधार लिंक थे लेकिन उन्हें नहीं दिया जाता, वो तो एक पार्ट है। लेकिन दूसरा ये कि जो बाकी लोग जिन्हें कहा जाता है कि आप राशन हासिल नहीं कर सकते हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आपका नाम यहाँ पर है ही नहीं, आपका नाम हटाया गया, क्योंकि शायद उनका आधार लिंक नहीं था। ये भी डिपार्टमेंट का ही फॉल्ट है कि आज तक उन्हें आधार लिंक उन्हें नहीं दिया। कल तक उन्हें राशन दी जाती थी, तो यकायक उनका नाम कैसे हट गया, एक सवाल जो है ज़रूर उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन अब जो वहाँ पर टीम गई थी, उनका मानना है कि अब 3 महीने के बाद उनको राशन दी जा सकती है। और ऐसा लग रहा है काफ़ी नाइंसाफ़ी आम कश्मीरियों के साथ हो रहा है, एक आम लोगों के साथ हो रहा है, गरीब गुरबा के साथ, मुफलिस लोगों के साथ हो रहा है, और वो भी जो दूर दराज गोगजा पथरी जैसे इलाकों में रहने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि अब 3 महीने के बाद उन्हें राशन दी जा सकती है, और आज ईद के मौके पर, इस माह मुबारक पर, वो राशन नहीं ले सकते हैं। ये साउंड बाइट सुनिए। क्या बना है? क्या बना है? क्या गयो कि तोमलस गयो? अच्छा, तमिस क्या बोल? पत रोटू ने कहीं तोमुल वह क्या यसान तुम? अच्छा, सो रात दितान कहीं कत रोजान? क्या मसल? अच्छा, चंद कत तम दिस ना चंद कत पे तोमुल निवान? ये शिल्पी कोता काल गो 5 रेत? रात क्या बन वह क्या यसान
नाज़रीन, बात करते हैं नॉर्थ कश्मीर के सुंबल इलाके की, क्योंकि सरकार ने जब डीडीसी इलेक्शन कराए और उससे पहले 5 सरपंचों के इलेक्शन कराए और कहा गया था कि सब कुछ अब यही लोग जो प्लान होगा वही तरतीब देंगे, लेकिन आज यहाँ 5 सरपंचों ने सुंबल के अहाते में एहतजाज करके यही बतलाने की कोशिश की कि जो डीडीसी लेवल पर जो प्लान दिया गया है वो सरासर वायलेशन है, और उनका मानना है कि उन्हें यानी पंच और सरपंच को एतमाद में नहीं लिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, उनका मानना यह है कि जो प्लान दिया गया है उसमें असर रसूख या ज़ेर नज़र जो लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, यानी पर्सनलाइज किया जा रहा है, आम पब्लिक को यहाँ पर इसकी सुविधा या उसकी जो फ़ायदा है नहीं फराहम किया जा रहा है। ये आज यहाँ पर 5 और सरपंचों ने एहतजाज के दौरान कहा है, और उन्होंने कहा कि अगर मकसद इसका यही था तो फिर उन्हें लगता है कि वो बेमकसद ही 5 और सरपंच बनकर यहाँ आए हैं। पूरा जम्मू कश्मीर के पंचायत एसोसिएशन और सुंबल बांडीपुरा के सरपंच आज इस वक्त इस कोविड की वबा में निकले। यहाँ पे बहुत सारे सरपंच पंच आने वाले थे, लेकिन जो कोविड की वजह से हमने चंद सरपंच और पंच को यहाँ पे बुलाया। इसका मकसद ये है, जो डीडीसी प्लान हुआ वो हमें उसका कोई खबर ही नहीं है, हमें उस बात की कोई पता ही नहीं है वो कहाँ से हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर 3 टाइम सिस्टम यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ इम्प्लीमेंट किया कि ग्राउंड लेवल पर जो भी काम हो शफा हो, लेकिन बदकिस्मती यह है कि इसमें वहाँ से ऑर्डर है कि ग्राम सभा हर एक फंड में होनी चाहिए। यहाँ के डीडीसी फंड में ना हमें पता, उन्होंने अपने वर्कर्स को काम रखे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, लेकिन जो हमारी ग्राम सभा होती है वो उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने दजिया उठाई 3 टायर सिस्टम का, उन्हें खुश है उसमें। अगर वो सारे पैसे कोविड में देंगे हम लिख के देंगे, उसमें हम खुश है, लोगों की जान पहले। लेकिन उन्होंने वो काम रखे, किसी का दीवार रखा है, किसी का पर्सनल बेनिफिट्स रखा है, किसी को घर में ट्यूबवेल रखा है। लेकिन अगर ये पैसे उसमें देंगे तो हम अपने पैसे जो हमारे कैपेक्स बजट है 23 लाख सरपंचों का, हम भी वो अपने लोगों को देंगे। हम उसमें ये पैसे हैं, हमें पर पंचायत में 75 लाख है, इनसे एम्बुलेंस ऑक्सीजन खरीदो, ऑक्सीजन दे दो लोगों को जो अभी मर रहे हैं रोडों पे, इनको आप दवाइयां दे दो, हम उसमें खुश हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।